हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन काल में जो हम लोगों ने मूर्ति कला के बारे में जो चर्चा की थी, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं कि प्राचीन काल में मूर्ति कला कैसे और किस तरीके से विकसित हुई थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कला, विशेषकर मूर्ति कला, अपना एक विशेष महत्व रखती है, खासकर धार्मिक जो पक्ष है उसके दृष्टिकोण से। ठीक है ना? इसमें जो कला है, मूर्ति कला, आप देखेंगे कि किस तरीके से प्राचीन काल से लेकर के आपके आधुनिक काल तक चलती रही। ठीक है ना? तो वो हम सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसी संदर्भ में देखें तो मूर्ति कला प्राचीन काल में पाषाण काल से लेकर के मौर्य काल तक हमने पिछले विकास के क्रम में देखी थी। आज हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि मूर्ति कला किस तरीके से आपके मौर्योत्तर काल, जिसे हम स्वर्ण युग का काल कहते हैं, उसमें कैसे विकसित हुई और उसके मूर्ति कला के कौन कौन से रूप विकसित हुए थे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि मूर्ति कला के विभिन्न रूप के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मौर्योत्तर काल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मूर्ति कला का आज जो विकास हुआ है, जो सारी चीज़ें हुई हैं, वो मौर्योत्तर काल के सबसे स्वर्णिम युग को दर्शाती हैं। यानी कि हम मूर्ति कला के संदर्भ में कह सकते हैं कि आपका जो स्वर्ण युग है वो उस समय का प्राचीन काल का अंधकार का युग था, जिस इतिहास में अंधकार का युग कहते हैं स्वर्ण काल। ठीक है ना? तो इसमें आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मूर्ति कला के मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, दक्षिण भारत और आधुनिक काल के संदर्भ में मूर्ति कला के रूपों को हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हम लोगों ने किस प्रकार से आपके पिछली क्लास में मौर्य काल तक कला को हमने प्रदर्शित किया था, कला के विभिन्न रूपों को हमने उसमें देखने की कोशिश की थी। ठीक है ना? अभी हम बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल को लेकर के। ये आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि मौर्योत्तर काल जो है दोस्तों, ये मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। और इस काल में जो मूर्ति कला है, ध्यान रखिएगा, वो आपके अपने पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी, अपने चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है ना? ध्यान रखना, इसी काल में आपकी मूर्ति कला जो, ध्यान रखना, इसके सभी रूप विकसित हुए थे। सभी रूप क्या हुए थे? विकसित हुए थे। यानी कि जितने भी रूप हो सकते हैं मूर्ति कला के, वो सभी रूप, जिनमें हम बात करें तो धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों हैं, इसी पीरियड में विकसित हुए। और धार्मिक में भी हम देखें तो आपके इस काल में आकर के बौद्ध, जैन और हिंदू परंपरा सभी इस पीरियड में विकसित हुई थी। बौद्ध, जैन और हिंदू परंपरा, ये तीनों इस पीरियड में विकसित हुई थी। ठीक है ना? दूसरी बात। तीसरी बात इसमें और ध्यान रखना कि इस पीरियड में आपके मूर्ति कला के 3 केंद्र विकसित हुए थे। 3 केंद्र इसमें विकसित हुए थे, अलग अलग 3 केंद्र, जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के साथ आपने देखे होंगे, जाने होंगे, नाम सुना होगा। गांधार कला का केंद्र, आपका मथुरा कला का केंद्र, और तीसरा आपका अमरावती कला का केंद्र। दक्षिण भारत में अमरावती कला का केंद्र यह विकसित हुआ था। इसी संदर्भ में हम एक चौथी बात और करेंगे कि इसी पीरियड में आपके, ध्यान रखना, देसी प्लस विदेशी कला के प्रभाव भी आपस में दिखाई देते हैं। देसी और विदेशी कला का भी प्रभाव का मिश्रण दिखाई देता है।
ये हमें दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि इस पीरियड में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस पीरियड में देखी हैं। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ये आप समझ लीजिएगा। और इसके बाद हम बात करें तो आप देख सकते हैं आपके फिर उसके बाद में गुप्त काल, यानी कि इसी पीरियड में गुप्त काल में भी आपका काफी कुछ विकसित हुआ है। गुप्त काल में यही परंपरा आगे चलती रही, परंपरा क्या है, आगे चलती रही। लेकिन इसी पीरियड में एक नया केंद्र विकसित हुआ था। क्या हुआ? एक नया केंद्र विकसित हुआ था मूर्तिकला का, जिसे हम क्या कहते हैं, सारनाथ कला का केंद्र। सारनाथ कला का केंद्र यहां पर आपका विकसित हुआ। ओके। और ध्यान रखना कि गुप्त काल जो है आपके मूर्तिकला के संदर्भ में आपके हिंदू और जैन परंपरा को भी आगे बढ़ाया। विशेषकर हिंदू मंदिरों के साथ मूर्तिकला का प्रभाव भी इस पीरियड में बढ़ चुका था। यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन हां, केंद्र के रूप में आपका सारनाथ कला का केंद्र, जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित है, वो आपका जरूर विकसित हुआ था। एवरीबॉडी, इसके साथ ही एक चीज और देखिएगा, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में इसी पीरियड में, विशेषकर गुप्त काल के बाद, जब उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ा, राजपूत राजाओं जिनमें चंदेल शासक हैं, या आपके जो कहा जाए कि पाल शासक हैं बंगाल में, या राजपूत शासक हैं, इन शासकों ने राजपूताना या उत्तर भारत में कुछ एक समय तक मंदिरों के साथ मूर्तिकला का विकास तो किया था, लेकिन पृथक रूप से मूर्तिकला को आगे बढ़ावा नहीं दिया। जैसे ही मुस्लिम शासक आए और उन्होंने इस्लाम की परंपरा को लागू किया, तो उत्तर भारत में मध्यकाल की परंपरा शुरू हो गई, और उसी के साथ हमारी कला का जो स्वरूप है वो आपके, ध्यान रखना, वो आपके कहां चला गया, दक्षिण भारत में। इसलिए दक्षिण भारत के जितने भी आपके प्रमुख राज्य हैं, प्रमुख जितने भी राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख राज्य हैं उन्होंने सभी ने कला को बढ़ावा दिया था, मूर्तिकला को बढ़ावा दिया था। और यह ध्यान रखना कि यह मूर्तिकला उनके मंदिर में भी प्रदर्शित होती है, और साथ के साथ आपके क्या कहते हैं, पृथक रूप से भी प्रदर्शित होती है। यह ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई मूर्तिकला ही विकसित हुई हो, वहां धातु मुद्रा भी है, धातु मूर्तियां भी हैं, प्रस्तर की मूर्तियां भी हैं दक्षिण भारत में, वो सभी विकसित हुई हैं। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ध्यान रखिएगा। ओके। और इसी समय अगर हम बात करें तो आपके आधुनिक काल में यहां पर देखेंगे तो यहां पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है, ध्यान रखना। और यूरोपीय प्रभाव क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अधिकांश जो कलाकार थे वो यूरोपीय लोग थे। भारतीय परंपरा चूंकि इस्लाम का प्रभाव था तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई, लेकिन थोड़ी बहुत मौजूद थी, ध्यान रखना, थोड़ी बहुत मौजूद थी, इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर इस कला में ध्यान रखना, यथार्थवादी कला है ये, यथार्थवादी, और इसमें स्वदेशी मिश्रण का भी प्रयोग किया गया, यानी कि स्वदेशी कला भी इस पीरियड में विकसित हुई थी। ये ध्यान रखिएगा। क्यों हुई थी, उसके पीछे कारण है। बेशक यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन कलाकार जो हैं भारत के, वो अपने लोग यहां पर इस परंपरा से जुड़े और उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना से अपने आप को इसमें शामिल किया था। और यही वजह है कि उन्होंने स्वदेशी प्रभाव के साथ इस मूर्ति कला को आधुनिक समय में बढ़ावा दिया था। ओके एवरीबॉडी, तो ये एक परंपरा है जो हम लोग चर्चा करेंगे मूर्ति कला के संदर्भ में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक एक करके हम इन्हीं सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं, आपको आगे देखते हैं। ओके एवरीबॉडी, कोई इशू, कोई समस्या? आराम से इसको कवर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। आप देख सकते हैं कि जिन छात्रों को 2025 और 2026 में अपना सिलेक्शन लेना है और चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लें, तो आप लोगों के लिए मार्च का दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच में आप लोग 23,999 रुपए की फीस में, यानी कि जो पहले 25,000 रुपये फीस थी उसको 1,000 रुपये और कम कर दिया गया।
आपको MK लाइव कोड यूज करने के बाद इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच दोस्तों 20 मार्च से शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे मॉर्निंग बैच है और मेरी इकोनॉमी के साथ आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ बैठ करके मेरी गाइडेंस में रह करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, कोच करूं, आपका मेंटर बनूं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉपर स्टडी को आगे लेके जा सकते हैं, सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये 2 साल का पूरा कोर्स है। इसमें हम लोग 4 चरणों में अलग अलग तरीके से इस पर हम स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे। पहला चरण प्री कम मेंस का होगा, प्री और मेंस फाउंडेशन का पूरा ये चलेगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा की सेपरेट क्लासेस भी होंगी, उसके बाद मेंस की भी होंगी, उसके बाद इंटरव्यू की भी। यानी 4 स्टेज में हम आप लोगों के साथ में आपकी पूरी स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करवाएंगे। आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी होगी और अलग अलग पीरियड में आप देख सकते हैं कि पूरे 26 तक हम इस बैच को लेकर के जाएंगे, जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। दूसरा, इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी मिलेगा जिससे आप कभी भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसमें नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। रेगुलर क्लासेस मिलेंगी आपकी, कम से कम 4 घंटे की आपकी सीसेट करंट अफेयर्स की आपकी अलग से सेपरेट क्लास होती है, डेली बेसिस पर क्लास होती है, ठीक है ना। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, निबंध सारी क्लासेस आपकी होंगी। जीएस तो होगा ही होगा, लेकिन हाँ, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेट जुड़िए पूरी स्ट्रेटजी के साथ में। सही तरीका आपका यही है कि पहले फाउंडेशन तैयार करें, उसके बाद जैसे जैसे जो एग्जाम आता जाए उस समय के अनुसार उस पर आप अमल करते जाएं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर और मेल आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास का पीपीटी पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाता है, करंट अफेयर के नोट्स भी मिल जाते हैं, करंट अफेयर के आर्टिकल भी मिल जाते हैं टेलीग्राम पर। लेकिन इस कोड को यूज करना मत भूलिए। अगर इस कोड को यूज करते हैं तो मेरा पर्सनल गाइडेंस तो मिलेगा, आपके साथ के साथ में आपको ठीक ठाक डिस्काउंट भी मिलेगा। चाहे कोई भी कोर्स परचेज कीजिए, बुक्स परचेज कीजिए, कुछ भी परचेज कीजिए स्टडी IQ पर, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला के रूप। मौर्योत्तर काल में मैंने बताया था कि मौर्योत्तर काल अपने मूर्ति कला के दृष्टिकोण से अपना चरम अवस्था को दर्शाता है, चरम अवस्था को दर्शाता है। ओके, क्लियर है। दूसरा, इसमें देशी और विदेशी दोनों कलाएं इस पीरियड में मिश्रित होती हैं। देशी विदेशी कलाओं का मिश्रण हुआ। इस पीरियड में धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों कलाएं फिर से विकसित हुई। धार्मिक और गैर धार्मिक कलाएं, दोनों कलाएं इसी पीरियड में आप देखेंगे तो आपके कला के केंद्र भी विकसित हुए, केंद्र विकसित हुए। इसी पीरियड में राजा और जनता दोनों मिलकर कला का विकास करते हैं, कला का विकास करते हैं। यानी कि शासकों ने तो संरक्षण दिया ही दिया है, साथ के साथ जनता भी उनके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए एक जैसी कला दिखाई देती है। मौर्य काल में राजकीय कला अलग और लोक कला अलग थी और यहां पर दोनों का मिश्रण हो गया है। और यही वजह है कि इस पूरे पीरियड को हम क्या कहते हैं, मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्ति कला का स्वर्ण युग, क्योंकि कला के सभी रूप यहां पर विकसित हुए हैं, कला के, ठीक है ना। एक गांधार कला, एक मथुरा कला, एक अमरावती कला। अमरावती बोले तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में है। मथुरा आप यूपी में जानते ही हैं। गांधार आपके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र बोले तो आज की डेट में अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान। ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस चीज को आप सुन लीजिए कि इन तीनों कलाओं में बहुत कुछ समानता, बहुत कुछ असमानता और बहुत कुछ अंतर है, और यहीं से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट आपको नोट कर रहा हूं, उसको आप कंपेयर करते हुए आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। गांधार कला को हम यूनानी या हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं। हेलेनिस्टिक कला, ठीक है ना, ध्यान रखना, हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं, यानी कि इस पर विदेशी प्रभाव है, विदेशी प्रभाव है, विदेशी प्रभाव से युक्त है ये। ठीक है ना। इसको विकसित करने में कुषाण शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। कुषाण शासकों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई, विकसित की गई। ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखना, मथुरा कला आपकी स्वदेशी कला है, स्वदेशी कला है। इसको भी कुषाण शासकों ने ही विकसित किया है। कुषाण शासकों द्वारा समर्थित है। और ये अमरावती जो कला है, इसको ध्यान रखिएगा, अमरावती कला ये कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में विकसित हुई है। ठीक है ना। ये भी स्वदेशी कला है, स्वदेशी है, और इसे सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों ने बढ़ावा दिया है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने बढ़ावा दिया है। राजाओं द्वारा विकसित की गई है, ध्यान रखना। तो ये मैंने बेसिक चीज मैंने बता दी कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से है, खास खास पॉइंट क्या है। अब बात करते हैं कि इसमें किन किन चीजों पर विशेष तौर पर बल दिया गया। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, गांधार कला यह मूलतः बौद्ध धर्म से प्रेरित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है मूलतः। एक, इस बात को ध्यान रखिएगा, गांधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। मथुरा कला बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। यहां पर वहां पर अधिकांशतः बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया, और मथुरा कला में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों से संबंधित, हिंदू मूर्तियों से संबंधित सारी चीजें निर्मित की गई हैं। और अमरावती कला भी आपकी, ध्यान रखना, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक, क्लियर है। तो पहला क्षेत्र आपको क्लियर होना चाहिए, दूसरा किन शासकों ने इसको विकसित किया, तीसरा स्वदेशी है या विदेशी है, यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके अलावा इन मूर्तियों की क्या अन्य विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये आप देखेंगे तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये मूर्तियों के उस समय के क्या रूप हैं, किस तरह के रूप हैं, किस तरीके से इनका निर्माण किया गया। इसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने है एवरीबॉडी। ठीक है ना। अब बात करते हैं मूर्त्योत्तर काल के इन विशेषताओं के संदर्भ में। तो जो मूलभूत बातें हैं वो तो मैंने आपको बताई दी। अब बात करते हैं कि इसमें किन किन की मूर्तियां हैं। गांधार में आपकी महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई गई हैं, जो उनके एक तरीके से हम कह सकते हैं उनके अवतार हैं की मूर्तियां। पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट यहां पर और ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि आखिर इसमें किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है बलुआ और भूरा पत्थर, और कुछ कुछ जगह पर नीला पत्थर भी इस्तेमाल किया गया है। बलुआ पत्थर, नीला पत्थर और भूरा पत्थर, इसका इस्तेमाल किया गया है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा।
तीसरी चीज इसमें ध्यान रखिए और क्या है, इसमें यथार्थवाद पर ज्यादा बल दिया गया है। यानी कि आध्यात्मिकता तो धार्मिक चीज का हिस्सा है ही है, लेकिन इसमें मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो ऐसी देवी देवता के एकदम कहा जाए कि आपके आदर्शवादी जो रूप होता है उस तरह नहीं, बल्कि यथार्थ में जैसा एक इंसान तपस्या करता है, जैसी चीजें देखता है, जैसा उसका जीवन होता है, उसका प्रभाव उस पर वैसा ही पड़ता है। तो जैसा है वैसा ही इसमें बनाने की कोशिश की गई। यथार्थवाद और आध्यात्मिकता पर बल दिया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें आपके जो चीजें हैं ध्यान रखना वो क्या क्या हैं। इसमें उनके कम वस्त्र पहने गए हैं, कम वस्त्र हैं, कम गहने हैं, ठीक है ना, कुंडल पहने हुए हैं, ठीक है। हेलेनिस्टिक कला है, यूनानी प्रभाव है आपका, ध्यान रखना। जैसे कि यूनान के जो ग्रीको रोमन जो शैली होती है उसी तरीके के बनाए गए हैं। और मूलतः इनकी योगी के रूप में मूर्तियां हैं, योगी रूप में मूर्तियां हैं, योगी रूप में मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। इसके केंद्र कहां हैं? केंद्र मैंने आपको बताया था आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में देखेंगे तो बामियान है, बेग्राम है, जलालाबाद है। मूलतः उस क्षेत्र में इनका विकास हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैंने गांधार कला से संबंधित कुछ चीजें आपको मैंने डिस्कस कर दी, क्या क्या है, और उससे पहले ही बता दी। अब बात करते हैं कि हमारी मथुरा कला की क्या विशेषता है। तो मैंने मथुरा कला के बारे में आपको बताया था कि मथुरा कला पूरी तरह स्वदेशी है, वो भी कुषाण शासकों के द्वारा विकसित की गई है, लेकिन वह ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहां पर जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध की, जैन की और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया, यहां पर बनाई गई है, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा, इनमें पत्थर कौन सा इस्तेमाल किया गया है, कंपेयर करते जाइए वन बाय वन, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी चीजें आपको परेशानी ना हो, ठीक है ना। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इनमें देखेंगे तो आपका लाल बलुआ पत्थर और लाल चित्तीदार पत्थर जो कि मथुरा के आसपास में मिलता है, लाल बलुआ और चित्तीदार पत्थर, ये रहा। आपने देखा होगा जो जिससे आप छतें बनाई जाती है, मोटे मोटे पत्थर होते हैं, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, ये लाल बलुआ पत्थर है, ठीक है ना। और अपने छतों में पतली पतली जो पत्थर की सीटें देखी होंगी, छतों को इस्तेमाल किया जाता था पहले के समय में, गाटर पट्टियां जिनको कहते हैं, उनमें देखा होगा सफेद 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 दाने पत्थर के होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है ना। ये कैसी है, ये ध्यान रखना, ये आदर्शवादी है। कैसी है? आदर्शवादी, ये आध्यात्मिक है। यानी कि इसमें देवी देवताओं को इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन दिखाया गया है कि उनको देख करके कोई भी उनको अपना देवी देवता आसानी से मान सके कि हमारे देवी देवता कितने अच्छे होते हैं। यानी कि एक तरीके से उन्हें दैवीय स्वरूप में दिखाया गया है, दैवीय स्वरूप में दिखाया गया है। जैसे हमारे देवी देवता कभी बुजुर्ग नहीं होते, वो हमेशा अच्छे हृष्ट-पुष्ट और बलवान और शरीर बलिष्ठ होता है, हमेशा मुस्कुराते हुए, मांसपेशियां तमाम तरह की। तो कहने का मतलब है हृष्ट-पुष्ट हैं, हृष्ट-पुष्ट हैं, मांसपेशी युक्त हैं, मांसपेशी वाले हैं, ठीक है ना। सुंदर और सुडौल हैं, सुंदर मूर्तियां हैं, काफी ज्यादा सुंदर हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे तरीके से, और ध्यान रखना विभिन्न प्रकार के आसन में बैठी हुई मूर्तियां हैं, विभिन्न प्रकार के आसन, जैसे पद्मासन, वज्रासन, ध्यान
चक्रासन, तमाम तरह के जो वरदासन, विभिन्न प्रकार के आसन यानी कि जो मुद्राएं होती हैं उनमें बैठी हुई मूर्तियां मिली हैं, ये विभिन्न प्रकार के आकार में, ये सारी चीजें इसमें देखी गई हैं। ओके, तो स्वदेशी है, ये मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें हैं। और इनका केंद्र कहां है? तो केंद्र आप जानते हैं, मथुरा नाम है तो मथुरा ही इनका केंद्र होगा। मथुरा इनका केंद्र है उत्तर प्रदेश में। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं तो आपके अगली जो शैली है उसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, वो है आपकी अमरावती कला। अमरावती मैंने आपको बताया था इक्ष्वाकु शासकों ने इसको विकसित किया है, सातवाहन शासकों ने इसको विकसित किया है, ठीक है ना। और साथ के साथ आपने देखा होगा ये दक्षिण भारत में, खासकर कृष्णा गोदावरी कर्नाटक के क्षेत्र में ये बहुत अच्छे तरीके से विकसित हुई हैं, ठीक है ना। इनकी खास बात क्या है? ये मूलतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित। यही तुलना आप लोग आराम से समझते जाइए, करते जाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, एक एक करके पॉइंट वाइज, चार्ट वाइज, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी कला है, ठीक है ना। यानी महात्मा बुद्ध के जो विभिन्न रूप हैं वो सारी चीजें, बौद्ध धर्म यानी कि बुद्ध और उनके पूर्व जन्म की मूर्तियां इस पीरियड में विकसित की गई हैं, पूर्व जन्म की मूर्तियां इस पीरियड में विकसित की गई हैं, ठीक है ना। कैसी हैं, किस पत्थर की हैं? तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, ये पत्थर है आपका संगमरमर का, यही खास बात है। संगमरमर का सफेद पत्थर इस्तेमाल किया गया है, लाल बलुआ या नीला या भूरा पत्थर इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। क्लियर है? कैसी हैं? ये भी आदर्शवादी हैं, ये भी आध्यात्मिक हैं, ये भी दैवीय स्वरूप में है। यानी कि जो सेम ये है वही सेम यहां पर भी है, सेम उसी तरीके से, ठीक है ना। यानी कि आदर्शवादी है, नेचुरल सी बात है कि भारतीय परंपरा है, देवी देवताओं को सुंदर, सुडौल और अच्छा दिखाने की परंपरा है। जबकि यथार्थ में क्या होता है कि उनके संघर्ष को दिखाया जाता है, संघर्ष का उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो दिखाया जाता है, ठीक है ना। अगला इसमें देखा जाए तो इसमें देख सकते हैं कि इनके केंद्र कहां है। इनका केंद्र है नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुन कोंडा, वहां पर इनकी मूर्तियां मिली हैं। आपकी घंटसाल है, गोली है, जगहपेट है, जगहपेट, जो जगह हैं यहां पर आपके इनकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो एवरीबॉडी ये पॉइंट आपके प्रॉपर क्लियर हुए कि नहीं हुए, ये बताइए कि कैसे कैसे गांधार कला का क्षेत्र, गांधार कला पर प्रभाव, ठीक है ना, स्वदेशी विदेशी, और किन शासकों ने इसको बढ़ावा दिया, ठीक है ना, किन किन धर्म को इस पर फोकस किया गया, ये आपके सामने है, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो यहां पर उनका पूरा चार्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहें तो इसी पॉइंट से आप पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी तैयार कर सकते हैं। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन, तुलना करते हुए पूछ लिया जाए, अंतर करते हुए पूछ लिया जाए, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो 2-3-4 चीजें जो हैं वो मैं आपको और बता देता हूं, उसको और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी। इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप समझ लीजिएगा, जैसे गांधार कला है, गांधार कला, तो गांधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, बुद्ध की मूर्तियां, उनमें देखेंगे तो आपके घुंघराले बाल हैं, घुंघराले बाल बनाए गए हैं, छल्लेदार बाल, पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये इंडो रोमन शैली में बनाई गई हैं, इंडो रोमन शैली में इनका निर्माण किया गया है, घुंघराले बाल बनाए गए हैं इनके, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह पर इनकी दाढ़ी मूछ भी बनाई गई है, दाढ़ी मूछ भी दर्शाई गई है कुछ कुछ मूर्तियों पर,
कुछ कुछ मूर्तियों पर इनकी दाढ़ी मूछ भी बनाई गई है। साथ के साथ इसमें आभूषण का उपयोग जो किया गया है, आभूषण, वो उनका उपयोग कम किया गया है। मैंने पहले ही कहा क्यों, क्योंकि यह कैसी है, यथार्थवादी है, इसलिए। और इसमें मूलतः जो मूर्तियां हैं वो कैसी हैं, योगी के रूप में हैं, योगी रूप में, यानी कि विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में। और मुद्राएं कौन कौन सी हैं इस पीरियड में देख सकते हैं, मैं आपको नाम लिख दे रहा हूं, उन मुद्राओं के नाम देख सकते हैं, जैसे ध्यान मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, ठीक है ना, ध्यान, पद्मासन, अभय मुद्रा, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे तो इसमें आप भूमि स्पर्श मुद्रा है। अब कहोगे सर ये कैसी होती है, क्या क्या मुद्राएं होती हैं, ठीक है ना। वरद मुद्रा है, वरद मुद्रा है, या इसमें अन्य प्रकार की अन्य मुद्राएं भी हैं, यानी विभिन्न प्रकार के रूप में इनको दिखाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, एवरीबॉडी क्लियर है। तो आराम से आप इसको समझ सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ मूर्तियों में इनका जो आपकी मूर्ति दिखाई गई है, बिल्कुल शरीर बिल्कुल कंकाल की तरह है। ऐसा दिखाया गया है कि जैसे बिल्कुल तपस्या करते करते इनका शरीर का ढांचा हो गया, बिल्कुल सूख गए हैं, कंकाल बन गया है। ऐसी भी मूर्तियां बनाई गई हैं जो इनके यथार्थ को दर्शाती है, बिल्कुल कंकाल रूप है। ये देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ एक मूर्ति दिखेगी यहां पर, बिल्कुल ही साफ साफ, जो आप देख रहे हैं बिल्कुल दाढ़ी मूछ में, आप बिल्कुल देख सकते हैं तपस्या करते हुए दाढ़ी मूछ के अंदर। एक है आपकी ये रही, ये आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये किसकी मूर्ति है, क्या है। आप आराम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। ये वाले, ये देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ढांचा है, बिल्कुल आप बिल्कुल गौर से देखेंगे तो बिल्कुल ढांचा है, बिल्कुल। और दूसरा मैंने जो आपको बताया था, आप उसमें देख सकते हैं। तो बाकी मैं अन्य चीजें आपको दिखाई दूंगा, बता ही दूंगा मैं क्या क्या है। तो आराम से अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनको दिखाया गया, इनके कौन कौन से रूप हैं। अब इनकी जो मुद्राएं होती हैं इनको भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी हैं। अब इसके बाद में अगर बात करूं तो मथुरा कला के संदर्भ में मैंने बताया था कि मथुरा कला में इनको कैसे दिखाया गया है, दैवीय स्वरूप में। ध्यान रखना, मथुरा कला कैसी है, मथुरा और आपकी दक्षिण भारत की जो अमरावती कला है उसमें बुद्ध को और अन्य को दैवीय स्वरूप में दिखाया गया है। और दैवीय स्वरूप का मतलब होता है सुंदर, हृष्टपुष्ट और साथ के साथ आभा मंडल के साथ, आभा मंडल युक्त होते हैं, आभा मंडल के साथ में होता है, यानी कि पीछे एक बहुत बड़ा आवरण होता है जिसमें उनका चेहरा प्रॉपर तरीके से क्या होता है, दिखाई देता है। दूसरी खास बात क्या है, ये दाढ़ी मूछ रहित हैं, इनमें दाढ़ी मूछ नहीं होंगी, रहित हैं, आदर्शवादी हैं। और यही सेम आपके सातवाहन कला के साथ में भी है। बस अंतर क्या है कि इसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं की, यानी कि बुद्ध की, जैन की, सभी की मूर्तियां इस पीरियड में मिली हैं। लक्ष्मी की, सूर्य की, कार्तिकेय की, बलराम की, महिषासुर मर्दनी, दुर्गा की, ठीक है ना, और चतुर्मुखी शिवलिंग है, ये सब मूर्तियां इस पीरियड में मिली हैं, ठीक है ना। इस पीरियड में एक चीज और ध्यान रखना, इसमें देखा जाए तो आपकी दुर्गा, लक्ष्मी, कार्तिकेय, बुद्ध, महावीर, ठीक है ना, ये सब मिले ही मिले हैं। चतुर्मुखी आपका शिवलिंग है, ये भी इसको में मिला है, ठीक है ना। साथ के साथ इसमें गैर धार्मिक भी मिली हैं, गैर धार्मिक मूर्ति। और गैर धार्मिक मूर्ति कौन सी है, यही आपको याद रखना है दोस्तों। गैर धार्मिक मूर्ति मथुरा कला मिली है, कनिष्क की सर कटी हुई मूर्ति,
कनिष्क की सिर कटी मूर्ति। आराम से आप देखिए, समझिएगा। ये देखिए, ये रही आपकी कनिष्क की मूर्ति है। कुषाण पीरियड कनिष्क की, मथुरा की सेकंड उसके पीरियड में मिली हुई मूर्ति है। यहां पर आप देख सकते हैं। ये रही, आराम से देखिए, समझिएगा। आप देख सकते हैं सर कटी हुई मथुरा की मूर्ति मिली है। ओके, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया है। अब आप समझ सकते हैं आराम से क्या क्या खास बात है, ठीक है ना। बाकी अन्य मूर्तियां भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो अमरावती कला है उसको भी आप देख लीजिए। उसके बारे में भी 2-4 लाइनें और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं अमरावती कला के बारे में। अमरावती मैंने कहा कि सेम मथुरा कला की तरह है, स्वदेशी है और आदर्शवादी है, ठीक है ना। बिल्कुल, बस अंतर क्या है, बिल्कुल मथुरा कला की तरह है। तरह केवल संगमरमर का प्रयोग किया गया है। प्रयोग, यही अंतर है सिर्फ, बस, और कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दूसरा अंतर क्या है, इसमें केवल बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, बुद्ध की मूर्तियां, और वो भी विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में। अब आप यहां पर समझ लीजिएगा, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में ये मूर्तियां आपको प्राप्त हुई हैं। एवरीबॉडी, इट इज ओके। अब आप देखिएगा, ठीक। इनमें एक सबसे जो प्रमुख मुद्रा है, जो अलग कहीं आपको नहीं मिलती है, ध्यान रखना, बिल्कुल पृथक मुद्रा जो अन्य नहीं मिला है, वो है आपकी त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा, और यह काफी जटिल मुद्रा मानी जाती है। अब कहोगे सर काफी जटिल है त्रिभंग मुद्रा, सर मुद्रा ही समझ में नहीं आ रही। वो मैं आपको बता देता हूं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ये देखिएगा, मैंने एक तरफ आपको बताए हैं कि मुद्राओं के लिए जो विभिन्न प्रकार की मुद्रा है, उसमें शरीर के विभिन्न रूप कैसे बनाए जाते हैं। मुद्रा का मतलब पैसा नहीं होता हमेशा, मुद्रा मतलब होता है भाव भंगिमाएं। शरीर के हमारे जो कहा जाए रूप होते हैं, उनके अनुसार बैठने उठने और संकेत करने की परंपरा को हम मुद्रा कहते हैं। और मुद्रा का संबंध आपके अभिनय से भी होता है, ध्यान रखना। अरे कैसी मुद्रा बना रखी है यार, रूठने बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पूछो मत, कहते नहीं कहते कहते कभी, अरे बिल्कुल जोकर जैसी मुद्रा बना रखी है। मतलब शरीर से विभिन्न प्रकार के भाव प्रकट करना, वो अलग अलग मुद्राएं कहलाती हैं। हास्य मुद्रा है, रौद्र मुद्रा है गुस्से में, हास्य मुद्रा हंसते हुए, मतलब चेहरे हाव भाव इन सब से प्रकट करना। तो मैंने एक तरफ मुद्रा और दूसरी तरफ मुद्रा के विभिन्न रूप जो दिखाए गए हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें ध्यान बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ तरीके से ध्यान देख लीजिएगा। यह है आपकी धर्म चक्र मुद्रा, जिसमें किस तरीके से उंगली पकड़ी जाती है, किस तरीके से होती है। महात्मा बुद्ध उसी तरीके से अपनी उंगलियों को पकड़ करके बैठे हुए हैं और पहला अपना क्या कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। धर्म चक्र का सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने पहला जो प्रवचन दिया था, उसी को हम धर्म चक्र कहते हैं। पहला स्पीच जो दिया था, तो उसी रूप में यह दिखाया गया है। यह ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा के विभिन्न प्रकार के रूप हो सकते हैं। हाथ को यूं रख सकते हैं, हाथ को यूं रख सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के हाथ पर रख सकते हैं, कैसे भी ये रखे हुए हो सकते हैं, या इस तरीके से मिला करके भी पकड़ सकते हैं ध्यान लगाने के लिए। यूं किसी भी तरीके से कर सकते हैं या यूं पकड़ सकते हैं। बस आपको हाथों की मुद्राओं से आधार पर ध्यान लगाना है, ठीक है ना। यह है वरद मुद्रा। वरद यानी कि वर देने की मुद्रा, यानी कि आशीर्वाद देने की। तो ये इस तरीके से देख रहे हैं कि हाथ की तर्ज, उंगली को, अंगूठे को किस तरीके से पकड़ करके आपको वरद यानी कि वर देने की मुद्रा में आए हुए हैं। अच्छा ओके, ठीक है, इस तरीके से यूं।
उसी तरीके से भूमि स्पर्श मुद्रा, जमीन को स्पर्श करते हुए महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, ये देखिएगा, हाथ एक नीचे रख करके जमीन को छूते हुए दिखाई दे रहा है, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। वज्र मुद्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, वज्र यानी कि एक तरीके से थोड़ा सा क्रोधित रूप कह सकते हैं, जिसमें एक उंगली को पकड़ा जाता है और उस तरीके से पकड़े बैठे हुए हैं। और ये गांधार मूर्ति में ही देख रहे हैं, छल्लेदार बाल हैं, सारी चीजें हैं, मूछें बनी हुई हैं महात्मा बुद्ध की। यह कर्ण मुद्रा, जिसमें आपकी दूसरी उंगली को पकड़ करके अंगूठे से बैठा जाता है, इसमें आप देख सकते हैं यूं पकड़े हुए हैं दोनों हाथों से, यूं आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस तरीके से यूं। सेम सारे के सारे रूप मैंने आपको बता दिए हैं। कौन कौन सी मुद्रा है? अभय मुद्रा, यानी कि एक तरीके से आपको आशीर्वाद देना, जाओ खुश रहो, सीधा सीधा। यह है आपकी वितर्क मुद्रा, तर्क तर्क वितर्क, वितर्क मुद्रा, यूं सिंपल सा, कुछ नहीं है, यूं पकड़ना है, समझाने की मुद्रा, अपनी बात कहने की मुद्रा, यह है। तो यह विभिन्न प्रकार की, यह अंजलि मुद्रा है, हाथ जोड़ करके नमस्कार करने की अंजलि मुद्रा। यह उत्तरबोधि मुद्रा है, जिसमें हम हाथ पकड़ करके उंगलियों को यूं पकड़ते हैं, उत्तरबोधि मुद्रा। महात्मा बुद्ध के विभिन्न रूप हैं। आई थिंक आप लोगों को अब सारे के सारे जो रूप हैं, मुद्रा हैं, समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। और इतनी विस्तृत जानकारी महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के माध्यम से लोगों ने आम जनता तक पहुंचाई कि महात्मा बुद्ध किस किस तरीके से बैठते थे, किस किस रूप में बैठते थे। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके बाद में गुप्त काल में। यही परंपरा मूर्ति काल की गुप्त काल में भी चलती रही। और गुप्त काल महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर भी बढ़ता रह गया। और गुप्त काल जो है ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं आपके विष्णु की शेषशाही यानी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया बना करके लेटे हुए की मुद्रा। ये एक मूर्ति है, बेहतरीन मूर्ति है हिंदू धर्म की। और दूसरी तरफ है आपकी धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा, सारनाथ की, एक तरीके से। और सारनाथ कला का केंद्र इसी पीरियड में विकसित हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में आपकी मूर्ति कला की परंपरा जारी रही। इसका मूल मथुरा कला रहा। इसका जो मूल है वो मथुरा कला रहा, यानी मथुरा कला की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन इस पीरियड में आपके ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, इसीलिए ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का भी विकास हुआ। मूर्ति भी मिली है इस पीरियड में। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल है, इसलिए कहा जाता है। बौद्ध कला के संदर्भ में देखा जाए तो बौद्ध मूर्ति कला का जो केंद्र है वो सारनाथ विकसित हुआ, जो कि मथुरा कला का ही एक रूप है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ब्राह्मण मूर्ति कला का संबंध मंदिरों से हुआ, मंदिरों में ये मूर्तियों का निर्माण किया गया। ध्यान रखना, इसी पीरियड में आपकी कुछ तांबे की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। तांबे की धातु मूर्तियां भी इस पीरियड में शुरू होती हैं। प्राप्त हुई हैं एक एक करके, ये ध्यान रखेगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस पीरियड में, ध्यान रखना, कि जो आपकी सारनाथ कला है गुप्त काल में, सारनाथ कला ये तक्षण कला को दर्शाता है। अब कहोगे तक्षण कला क्या है? तक्षण कला है जैसे कि हम लकड़ी पर कला को विकसित करते हैं उस तरीके से, यानी कि महीन कारीगरी लकड़ी की कला से प्रेरित है तक्षण कला, ठीक है ना, लकड़ी की डिजाइन की तरह। अब आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी हो और लकड़ी पर ही हमने पूरी डिजाइन की है। बहुत आसानी से, बहुत बारीक कला के रूप में इसका विकास किया गया। इसमें भी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, विशेषकर चुनार का पत्थर,
जो कि सारनाथ के पास, बनारस के पास में ही चुनार है, और चुनार के पास में ही लाल बलुआ पत्थर भी हमको वहां से मिलते हैं। ठीक है ना। यह पूरी तरीके से ध्यान रखना, पूरी तरह स्वदेशी कला है और आदर्शवादी है, यथार्थवादी नहीं है। कैसी है? पूरी तरह स्वदेशी और आदर्शवादी है, ध्यान रखना। यानी कि इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें दिखाई गई है इन देवी देवताओं की, महात्मा बुद्ध की शालीनता, उनका सौंदर्य, और उनका कहा जाए कि दैवीय रूप दिखाया गया है। ये रहा, ये जो बना हुआ है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं आभा मंडल। आभा मंडल जो कि उनके चेहरे को प्रॉपर तरीके से प्रकट करने में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है ना। इस पीरियड में भी विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में मूर्तियां बनाई गई हैं, और मुद्राएं कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। क्लियर? अभय मुद्रा, ध्यान योग मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, ये सारी की सारी चीजें। ठीक। इसी पीरियड में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि इस पीरियड में आपके ब्राह्मण मूर्ति कला का भी विकास हुआ है। ब्राह्मण मूर्ति कला का भी विकास हुआ। ठीक है ना। लेकिन यह परंपरा मूलतः मंदिरों से जुड़ी हुई है। पृथक रूप से मूर्तियां बहुत कम है, ना के बराबर है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर और उसकी विष्णु की मूर्ति, शेषशायी मूर्ति कहते हैं इसको, कि शेषनाग की सैया पर बैठे हुए विष्णु की मूर्ति आप देख सकते हैं। ये देखिएगा सामने शेषनाग हैं, लक्ष्मी जी हैं। ठीक है ना। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, ऊपर ब्रह्मा जी हैं, सभी लोग हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवता सब आपके मौजूद हैं सामने। ऐरावत है, इंद्र हैं। तो जो भी आपके देवी देवता है सब ऊपर प्रकट हो रहे हैं। कमल पर बैठे हुए आपके ब्रह्मा जी हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन देवी देवता है, किस किस रूप में दर्शाए गए हैं, आप समझ सकते हैं। ये विष्णु की शेषशायी मूर्ति कहते हैं इसको। क्षीर सागर में लेटे हुए अनंत साई या शेषशायी मूर्ति, और अन्य देवी देवताओं का इसमें अंकन भी है। क्लियर है एवरीबॉडी? ये देख सकते हैं आपके सामने, ये रही। इसी पीरियड में आपकी ये मूर्ति भी मिली है आपकी, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये आपकी गुप्त काल में आपकी मूर्तियों का विकास यहां पर हुआ था, इस तरीके से हुआ था। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से मूर्तियों का विकास हुआ, सारी चीजें हुई। आप लोग आराम से इसको देखेगा। इसी गुप्त काल में जाकर के, गुप्त काल के लगभग अंत में जाकर के कुछ मूर्ति कलाएं दक्षिण भारत की तरफ, यानी कि महाराष्ट्र के अजंता एलोरा गुफाओं की तरफ मूव कर गई। तो उसको हम अगले उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत की मूर्ति कला और आपके आधुनिक काल की मूर्ति कला के संदर्भ में, अगले क्लास में। ठीक है ना। तब तक आप लोग इसको प्रॉपर एंजॉय करिए, आपके सारे एग्जाम्पल्स के साथ में, सारी चीजों के साथ में, पूरे विस्तृत तौर पर मैंने क्लास का आपको डिस्कस कर दिया है एवरीबॉडी। और बाकी कोई डाउट हो तो मुझे यहां पर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन कोर्स परचेज करने से पहले डिस्काउंट चाहिए और मेरी गाइडेंस चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो डेफिनेट MK लाइव कोड आप लोग जरूर लगाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।